हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। राधा अष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज ना मैंने ये नया सेट निकाला है कप का। इसमें एक जार है कांच का, छोटा सा जार है। वैसे मेरे पास कांच के 2 जार और भी हैं बड़े, ये डिटॉक्स ड्रिंक बनाने के काम आते हैं, ठीक है। और ये कप मैंने निकाले थे कांच वाले, जो मैं मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक पीती हूँ ना उसके लिए। मेरा वो जो बड़ा वाला कांच का कप है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिसमें शेक वगैरह के लिए तो ठीक है, बट जब ड्रिंक पीती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए मैंने ना थोड़े से छोटे कप निकाले हैं, क्योंकि मैंने ना अब ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू किया है कुछ दिनों से, क्योंकि मुझे ना कुछ समस्या हो रही थी। एक तो दवाइयाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं तो लिवर पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, उसके लिए मैंने ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू किया है। तो मैं कड़ी पत्ता खा रही हूँ आजकल सुबह सुबह खाली पेट, और फिर मैं उसके बाद पीती हूँ 1 कप ब्लैक कॉफ़ी। हनु घर पर होता है तो वो भी पी लेता है, तो आज उसकी छुट्टी थी तो आज मैंने उसके लिए भी बना ली थी। तो अपने और हनु के लिए बनाई थी, और हनु पी रहा था इसलिए मैंने साथ में इसमें ना 1 चम्मच हनी यानी शहद भी ऐड कर लिया था। बट वैसे मैं ऐसे ही पी लेती हूँ इसे, ब्लैक कॉफ़ी को। ब्लैक कॉफ़ी ना लिवर से फ़ैट को ख़त्म करती है, और अगर लिवर से फ़ैट ख़त्म हो जाता है ना तो पूरी की पूरी बॉडी से फ़ैट ख़त्म हो जाता है। तो आपको जब भी मौका मिले ना आप ब्लैक कॉफ़ी पियो। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं डालनी होती ब्लैक कॉफ़ी बनाने में, बहुत थोड़ी सी कॉफ़ी डालनी होती है। तो आप इसे पी सकते हो चाहे जब, बस खाना खाए हुए 45 मिनट हो जाएं। वर्कआउट करने से पहले भी पी सकते हो। स्टेमिना अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, और हमारी बॉडी से ना फ़ैट को और इंच लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीना अपनी डाइट में ना। जिन लोगों को ना टी और कॉफ़ी पीने की आदत है ना, वो लोग वो सब कुछ छोड़ के ना ऐसे ब्लैक कॉफ़ी शामिल कर सकते हो, है ना। तो अभी देखो मैंने ना छान ली थी बिना शहद के, लेकिन हनु बोला कि मम्मी ऐसे बिना शहद के नहीं पीऊँगा मैं। तो मैंने कहा चल ठीक है, 1 चम्मच शहद मैंने दोनों के कप में मिलाया था टोटल, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर मैंने इसे ले लिया था। तो अभी आजकल तो मैं ये ही पी रही हूँ। और चैनल पर ना सबसे पहले आप मुझे ये बताना कि ये जो मैंने आपको सेट दिखाया ना अभी, ये आपको कैसा लगा। मतलब कप और ये जो जार वाला मैंने आपको सेट दिखाया कैसा लगे। मुझे ना ये कप बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे हैं, लेकिन ये जितना प्यारे देखने में है ना, उठाने में उतने ज़्यादा इनको मुश्किल है। जो इसका कप में जो प्लास्टिक का बेस है ना कप को पकड़ने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हल्का है। अगर आपने तमीज़ से कप को नहीं पकड़ा, क्योंकि कांच भारी होता है और कप काफ़ी चौड़ा है कांच का, और प्लास्टिक का जो इसका बेस है ना पकड़ने का वो बहुत छोटा है। तो अगर आपने इसे प्रॉपर नहीं पकड़ा ना तो ये कप गिर सकता है। तो बहुत ज़्यादा सावधानी से पकड़ना पड़ता है इसको। बहुत ज़्यादा खोलती चीज़ें आप इसमें नहीं पी सकते, वरना इसे निकलने का डर रहेगा। तो बहुत ज़्यादा सावधानी से इन वाले कपों को यूज़ करना है। बट मेरे पास ये रखा हुआ था ना, जैसे शादियों में बंटते हैं ना लेमन सेट वगैरह ये वाले, तो इसी तरीके से ना ये सेट था तो मैंने ये निकाल लिया, क्योंकि रखा ही हुआ था तो मैंने कहा चलो इसे निकाल लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। वैसे आप लोगों को ये सेट कैसा लगा ज़रूर बताना। तो तमीज़ से बहुत अच्छे से मुझे ये पकड़ना पड़ा, तमीज़ से। अच्छा, चैनल पर किसी ने पूछा था कि दीदी वेट ना किस टाइम पर चेक करना चाहिए। तो मैंने इससे 2 ब्लॉग पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि वेट हमेशा खाली पेट चेक करना चाहिए। सुबह सुबह जब हम फ्रेश होके आते हैं ना, यानी पॉटी वगैरह से फ्री होके जब हम आते हैं, उस टाइम पे हमको अपना वेट चेक करना चाहिए। तो वो हमारा एग्जैक्ट बॉडी वेट आता है। लेकिन अगर उसके अलावा हम कभी भी वेट चेक करते हैं दिन में किसी भी टाइम, तो वो वेट हमारा 1 या 2 किलो ना हमेशा बढ़ा हुआ ही बताता है। तो अगर आपको अपना सही वेट जानना हो ना, तो हमेशा मॉर्निंग में फ़्रेश होने के बाद आप अपना वेट चेक करो, वो वेट आपका सही वेट होगा। और डेली वेट हमको कभी भी चेक नहीं करना चाहिए। महीने में 1 या 2 बार ही हमको अपना वज़न चेक करना चाहिए। अगर रोज़ वेट चेक करोगे ना तो पागल हो जाओगे, क्योंकि देखो किसी किसी दिन वेट थोड़ा बढ़ जाता है, किसी किसी दिन वेट थोड़ा घट जाता है। तो ओवरऑल ना पूरे महीने में 2 से 5 किलो वज़न हमारा कम होना चाहिए, ठीक है। अगर डेली वेट चेक करोगे तो सिर्फ डिमोटिवेट होने के अलावा कुछ भी चीज़ हाथ नहीं लगेगी। इसीलिए रोज़ वेट चेक करना मुझको नहीं अच्छा लगता। देखो वैसे भी ना हम लोग कोई ये तो है नहीं कि हमको 2-4 दिन के लिए अपना वज़न कम करना है, हमें तो लाइफ टाइम के लिए अपने आप को मेंटेन करके रखना है। तो महीने में 1 या 2 बार वेट चेक करना सफिशिएंट होता है। इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो इसका प्रभाव आपके मानसिक स्तर पर पड़ता है, ठीक है। तो अभी ना ब्रेकफास्ट में मैंने ना कल की थोड़ी सी ना बॉइल्ड मैक्रोनी बची हुई थी, तो उसको सब्जियों में फ्राई कर लिया था। और हनु और उसके
उसके पापा के लिए मैंने थोड़ी ब्रेड वगैरह भी सेक ली थी, चाय भी बना ली थी, तो हम तीनों ने साथ में ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद ना मेरा एक वॉशरूम और गंदा था, तो वो मैंने साफ़ किया आज। और फिर उसके बाद नहा कर आई, और फिर नहा कर ना मैंने खाई विटामिन B12 की टैबलेट। आप ना इस टैबलेट को सुबह खाली पेट भी खा सकते हो, बट मैं जब भूल जाती हूँ ना तो मैं फिर ब्रेकफास्ट के बाद ले लेती हूँ, मतलब है ना। तो मॉर्निंग के टाइम पर लेना चाहिए B12, तो आप ले सकते हो अगर आपको नसों की कोई भी समस्या है। और ये ना मैंने चावल का आटा पीस कर रखा था लास्ट ईयर, मतलब ठंडों में पीस के रखा था। अब मैंने ये निकाला, मैंने सोचा कि हाथ पैरों पर ना टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैंने चावल का जो आटा पीसा है उसकी कोई रेमेडी ट्राई करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। बट मैंने ना जब ये निकाला तो देखा इसमें कुछ घुन हो गए हैं और वो मर चुके हैं। यानी कि अगर चलने वाले घुन होते तो मैं बाहर उन्हें धूप में रख देती तो वो निकल भी जाते, बट ये घुन मर चुके थे। इनको कैसे निकाला जाए, तो मैंने आटा छानने वाली छन्नी से सोचा कि इनको निकालती हूँ, लेकिन इतने महीन घुन थे कि वो नीचे आटे में फिर भी निकल गए छलनी के बावजूद भी। तो अब चावल का आटा भी बिल्कुल पाउडर नहीं था, थोड़ा मोटा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे धूप में रख देते हैं। आप लोग कैसे इसको साफ़ करते हो ये ज़रूर बताना, लेकिन ये ना धूप में रखने के बाद भी कुछ भी साफ़ नहीं हुआ। अब मैंने इसके लिए एक और नई ट्रिक सोची है इसको यूज़ करने की, जिससे इसकी ये जो कीड़े हैं ना ये भी निकल जाएंगे, और मैं इससे सन टैनिंग वाला मास्क भी बनाऊँगी। वो मैं आपको दिखाऊँगी जब मैं इसे यूज़ करूँगी बना के। यार मैं ना सोचती बहुत कुछ हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट इस वक्त ना मेरा शरीर मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन है कि मैं पेन बर्दाश्त करते करते ना थक चुकी हूँ। मेरी बॉडी थक चुकी है और अब मुझसे और ज़्यादा दर्द ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, बट मैं फिर भी घर के सारे काम करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। डेली वीडियो को भी आप लोगों के लिए डालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। डेली की शूटिंग, डेली की एडिटिंग, घर के सारे काम, फिर हनु को भी देखना। हनु को ना आज स्कीम मिली थी तो वो स्कूल चला गया था और मैं कर रही थी एक्सरसाइज। तो जब वो स्कूल से आया अपनी स्कीम लेके, तो वो फिर आके देख रहा था कि मैं एक्सरसाइज कर रही थी, तो वो आके ना बातें बताने लगा मुझको कुछ अपनी स्कूल की, और पेपर कब से शुरू हैं, असेसमेंट में कितने कितने नंबर मिले, ये सब कुछ ना वो मुझको बता रहा था। तो मैं उससे बात भी करती जा रही थी और एक्सरसाइज भी करती जा रही थी। बट यार सच में ना थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है, अगर मेरी बॉडी में दर्द ना होना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बीपी लो मेरा पहले भी रहता था, बट मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती थी, और स्लिप डिस्क ना मुझे पहले भी था, बट तब भी इतनी समस्या नहीं थी, मैं सारे के सारे काम करती थी। बट अब क्या है कि उसी स्लिप डिस्क पे एक और झटका लग गया है, तो मेरा एक तो सियाटिका का दर्द भी बहुत ज़्यादा उठा है। मेरे पैरों में, कमर में, हिप्स की साइड ना बहुत ज़्यादा ना पेन रहता है, और सच में इतना ज़्यादा पूरे दिन ना मेरा शरीर दुखता रहता है ना कि मैं थक गई हूँ और बड़ी मुश्किल से ना काम कर पा रही हूँ। झुकने वाले काम मैं कर नहीं पा रही, और मैं जो भी काम कर रही हूँ उसमें मुझे किसी न किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है। थोड़ा सा काम करने के बाद ही ना मेरा पेन बढ़ जाता है। दवाइयाँ भी खा रही हूँ, और जो मुझे एक्सरसाइज डॉक्टर ने बताई है ना वो भी कर रही हूँ। जिन एक्सरसाइज से मुझे आराम मिल रहा है मैं वो भी कर रही हूँ, और मैं ज़्यादा कूंदा फांदी वाली एक्सरसाइज नहीं कर रही। आप लोग देख रहे हो मैं सिर्फ बेड पे लेट के एक्सरसाइज कर रही हूँ, बट उसके बाद भी ना मेरा ये पेन नहीं जा रहा। अगर आप लोगों के पास इसको ठीक करने का कोई और तरीका हो ना तो प्लीज़ मुझे बताना। पता नहीं क्यों कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया मेरे ऊपर। तो इन सब चीज़ों का भी ना मतलब क्या ही बोलूँ मैं ना, हालांकि मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेट रहती हूँ, बहुत पॉजिटिव चीज़ों को मैं देखती सुनती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ, बट कभी कभी ना इंसान खुद से भी ना थक जाता है अपने आप को समझा के। अच्छा, और जब वो ठीक नहीं हो पा रहा होता मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ इतनी समस्या क्यों रहती है। एक दिक्कत ख़त्म करती हूँ मैं जैसे तैसे, तो कुछ और दिक्कत आके लग जाती है। तो इस वक्त जो मेरी कंडीशन है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, बट फिर भी मैं सब कुछ नॉर्मल मानकर चलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर भी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की और आप लोगों के मोटिवेशन की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसी तरकीब पता हो, कोई पूजा पाठ, कोई टोना टोटका जिससे कि मैं ठीक हो जाऊं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अब और ज़्यादा नहीं झेल सकती। मुझे 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है ये सब कुछ झेलते झेलते, और इतने दर्द में काम करना बहुत मुश्किल काम है। ये चीज़ें आप में से कुछ लोग जिनको ऐसी कोई समस्या होगी वो लोग समझ सकते होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट फिर भी मैं अपने आप को नॉर्मल मानकर चलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और फिर भी मैं अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि कोई समस्या ना हो। बट यार कभी कभी ना थक जाती हूँ, मुझे लगता है सब कुछ छोड़ दूँ, यूट्यूब भी छोड़ दूँ, घर के काम भी छोड़ दूँ, ऐसा लगता है कभी कभी भाग जाऊँ इस दुनिया से कहीं पर। कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, जो लोग मुझे देख कर मोटिवेट हो रहे हैं उन लोगों का क्या होगा। मतलब
कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरा बच्चा के बारे में सोच के ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, मैं लड़ूंगी और जो होगा देखा जाएगा। यूनिवर्स मेरे साथ है और यूनिवर्स मुझे ठीक करेगा। जब चीज़ें अपने हाथ में ना हो तो हमें छोड़ देनी चाहिए यूनिवर्स के ऊपर। जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है और जो भी कुछ हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। हो सकता है कि यूनिवर्स मुझे कुछ और समझाना, कुछ और दिखाना चाहता है जीवन में। तो जो भी है मैं प्रिपेयर हूँ। मैंने जीवन में जब जब जो जो सोचा है ना वो सब कुछ नहीं हुआ, कुछ अलग ही हटके हुआ है हमेशा मेरी लाइफ में, और मैंने उसे एक्सेप्ट किया हमेशा। और हमेशा मैंने यूनिवर्स के संकेतों को समझा है, उस राह पर चली हूँ। बहुत सारी चीज़ें देखी अपनी लाइफ में, फेस की हैं, और संघर्षों से ही हमें मतलब समझ में आता है कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये सब चीज़ें हमें संघर्षों से ही पता चलती हैं। लाइफ में अपना पराया सब कुछ हमें संघर्ष करने के बाद ही समझ में आता है। जब तक हमारी जीवन में बुरा समय नहीं आता ना, तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, अच्छा बुरा कुछ भी कैसा भी। तो बस शायद ये सब चीज़ें भी बहुत कुछ सिखाने के लिए आती हैं जीवन में। तो बस मैं यही कहती हूँ इस यूनिवर्स से कि ठीक है यूनिवर्स, मैं तैयार हूँ तेरे हर इशारे को समझने के लिए। तू क्या चाहता है बस मुझे समझा, और जो भी है, जो भी मुझे फेस करना है लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, इस जन्म के भी कर्म होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, और ना जाने कितने जन्मों के कर्म होते हैं जो हमें कब किस जन्म में कैसे भोगने पड़ते हैं, कुछ नहीं पता होता। तो मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, पढ़ती सुनती भी रहती हूँ काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी कुछ जानती भी हूँ मैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखते हैं अभी इस लाइफ में क्या लिखा है, क्या रह गया है। हालांकि मैं अपनी जन्म कुंडली भी खुद ही पढ़ सकती हूँ, काफ़ी चीज़ों की मुझे नॉलेज है, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, चीज़ों को जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यही हॉबी है ना मेरी, इसलिए मैं काफ़ी कुछ चीज़ें सीखती रहती हूँ नई नई। जैसे आजकल मैं कुंडली वगैरह के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख रही हूँ। तो मैं खुद भी अपनी कुंडली देखती हूँ, तो कुंडली तो मेरी माशाअल्लाह क्या ही बनी हुई है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, वो भी उच्च कोटि वाला। तो उसकी वजह से मेरे जीवन में संघर्ष और परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। मुझे लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, बहुत संघर्ष करना पड़ता है मुझे, तब मुझे जाकर सफलता मिलती है। तो ये तो मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ, बट अब क्योंकि मैं कुंडली देखना सीख गई हूँ तो मुझे चीज़ें समझ में आती हैं कि मेरी लाइफ में क्यों है ऐसा, और कब तक ऐसा रहेगा, और क्यों ऐसा रहेगा, क्या क्या करना चाहिए, उपाय वगैरह सब चीज़ें मुझे समझ आती हैं, करती भी हूँ। बट फिर भी जो डेस्टिनी होती है ना हमारी 12% जो फिक्स होती है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो फिक्स होती है हमारी लाइफ में, क्या होना है कैसे होना है, वो चीज़ें हम नहीं बदल सकते। तो जितना कष्ट झेलना है और जितनी खुशियाँ मिलनी हैं वो सब तो आनी ही हैं जीवन में। तो आप लोगों का मेरी बातों को सुन के क्या विचार है ये मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया है, पहली बार आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको अच्छी लाइफ स्टाइल और अच्छी बातें अच्छी लगती हूँ, मोटिवेशनल चीज़ों को आप पसंद करते हो, तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट भी करना। वीडियोज़ अच्छी लगें तो लाइक और शेयर करना, और कमेंट में अपने प्यारा प्यारा सा नाम ज़रूर लिखना, ठीक है। तो चैनल पर एक और क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन तो यही था कि वेट हमें कब चेक करना चाहिए और कैसे चेक करना चाहिए। एक क्वेश्चन और था रानी जी का, इससे पिछली बार का जो ब्लॉग था ना, मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि मैं कभी भी गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाती। तो उन्होंने पूछा था कि दीदी गीले बालों में सिंदूर क्यों नहीं लगाते। देखो, गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाते, इसके पीछे ना दो लॉजिक होते हैं, एक साइंटिफिकली और एक केमिकली, ठीक है। तो मतलब क्या वही बोलूँ, एक साइंटिफिकली केमिकली समझ लो और एक लॉजिकली समझ लो, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल समझ। तो ऐसा बोलते हैं कि गीले बालों में अगर हम सिंदूर लगाते हैं तो सौभाग्य दूर हो जाता है, दुर्भाग्य आता है हमारे जीवन में। और मैं आपको क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको अगर उसके अकॉर्डिंग समझाऊँ तो गीले बालों में सिंदूर लगाने से ना हमारे बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। तो अभी भैया एज बढ़ रही है, बाल ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा टिप्स पे से मतलब रूट पर से थोड़ा थोड़ा सफ़ेद होना मेरे शुरू हो ही गए हैं। तो मैं नहीं चाहती कि वो और ज़्यादा सफ़ेद हो जाए, और कभी मैं बीच की मांग निकालूं तो पूरी की पूरी मांग सफ़ेद बालों से भरी पड़ी हो। इसीलिए मैं गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाती, अवॉइड करती हूँ। जब बाल सूख जाते हैं ना, मैं तभी सिंदूर लगाती हूँ उनमें। हालांकि पसीने से गीले हो जाते हैं, बट फिर भी एक तो आजकल कुछ भी चीज़ प्योर नहीं मिलती, प्योर सिंदूर तो मिलता ही नहीं है, तो केमिकल है सब कुछ। या तो घर में प्योर सिंदूर बना लो आप, तो ठीक है। और गर्मी है, पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं कम ही अपनी पूरी मांग भरती हूँ। ज़्यादातर जब तीज त्यौहार वगैरह आते हैं तब मैं अपनी पूरी मांग भरती हूँ।
और जनरली केस में तो वही जो माथे पे हम लोग सिंदूर लगाते हैं वही लगाती हूँ। हालांकि शादी के कुछ सालों तक मैंने पूरी मांग भर के सिंदूर लगाया है, तो बस यही रीज़न है, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है। अच्छा, मेरी ना मलाई भी काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई थी, तो आज मैं मलाई से घी भी निकाल रही थी। और मेरा ना 2 साल पुराना ना घी रखा हुआ था इसमें, जब हम ऊपर शिफ्ट किया था ना हमने, तब मैंने ये घी लिया था। अब मैंने ना ये घी निकाला क्योंकि घर का घी ख़त्म हो गया था और अभी मलाई चलाने में 1-2 दिन मुझे लग जाएंगे, धीरे धीरे चलाऊँगी। दर्द की वजह से जल्दी तो मैं काम नहीं कर पा रही, तो मैंने सोचा कि पुराना वाला घी निकाल के यूज़ करते हैं। बट ये बासी घी हो गया था, इसमें से अजीब सी हीक आ रही थी और ये मार्केट का भी घी था, तो बहुत अजीब सा हो रहा था। तो मैंने गूगल पर सर्च करके देखा कि बासी घी को ताज़ी कैसे करें, तो उसमें उन्होंने बताया था कि लौंग को, दालचीनी को डाल के आप घी को उबाल लो तो वो ठीक हो जाती है। कच्चा आलू भी बताया था, बट वो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो उबाल, मतलब कच्चा आलू डालकर कैसे घी नॉर्मल हो जाएगा, पता नहीं। तो मैंने इसमें लौंग और दालचीनी डाली और इस घी को अच्छे से गर्म किया, खूब उबाला, लेकिन उसके बाद भी ना इस घी की हीक नहीं गई है। तो कोई नहीं, अब खाने में तो ये घी अच्छा नहीं लग रहा, वो तो मैं मलाई चला के ताज़ी घी निकाल ही रही हूँ, लेकिन अब इस घी को फिर मैं पूजा घर में यूज़ कर लूँगी। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई और तरीका आता हो बासी घी को ठीक करने का, ताज़ी करने का, उसकी हीक जो आती है इसमें से अजीब सी स्मेल, उसको हटाने का, और मुझे तो घी का ना टेस्ट भी मतलब अच्छा नहीं लगता। जो मैं घर का घी निकालती हूँ उसका टेस्ट तो ठीक है, बट जो मार्केट का घी होता है मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आपको कोई और तरीका आता हो इसका टेस्ट चेंज करने का तो प्लीज़ मुझे बताना। उसके बाद ना फिर मैं आटा माला था मैंने, और अब जो मैं बनाने जा रही थी ना, दोपहर के लंच की तैयारी करने के लिए जा रही थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ना 1 दिन पहले मूंग की दाल का पालक बनाया था, पालक की दाल, तो वो बची थी मेरी। तो मैंने, हनु बोला मम्मी अब वो और नहीं खानी है, आप उसे आटे में मार के और हाई प्रोटीन पराठे बना दो। तो मैंने आटा छाना, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक, मसाले, सौंफ, अजवाइन, ये सब कुछ डाल के ना, थोड़ी सी मिर्च मसाले वगैरह, और वो जो दाल थी और थोड़ा सा ना जो हम मलाई का घी निकालते हैं उससे मोमन जो निकलता है ना, उसको मैंने पानी में भिगो दिया था। तो वो और दाल सब कुछ डाल के ना मैंने एक अच्छा सा डो लगा लिया आटे का, और इतने टेस्टी पराठे बनते हैं ना इसके, सच बता रही हूँ। कभी भी कोई भी दाल सब्जी बच जाए ना, उसमें थोड़ा सा मोमन डाल के, मैं तो खैर ये वाला मोमन यूज़ करती हूँ जो मैं मलाई से घी निकालने के बाद में मेरा खोबा सा बच जाता है, उसी को मैं मोमन बोलती हूँ। लेकिन अगर आपके पास वो ना हो तो उसमें थोड़ा देसी घी वगैरह डालकर और उसके पराठे बनाऊँ, इतने टेस्टी पराठे बनते हैं ना, बच्चे 2 की जगह 4 खा जाएंगे। मेरे बेटे को बहुत पसंद है, वो पहले नहीं खाता था, बट अब मैं उसे खिलाती हूँ, उसे मैं समझाती हूँ बेटा ये हाई प्रोटीन पराठा है, इसमें देखो मूंग की दाल पड़ी हुई है, इसमें पालक पड़ा है, तो अब वो खाने लगा है। उसके बाद ना फिर मैं बाहर कपड़े धो रही थी, कपड़े धो के फिर मैं बाहर आ गई थी। अभी ये ना निधि कपड़े सुखा गई थी थोड़े से नीचे से, और ये देखो मेरा ना वो जो चावल मैंने बाहर सुखाए थे पिसे हुए, और ये देखो नए नए फूल निकल आए हैं मेरे पौधों में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। ये चमेली का पौधा हमने अभी नया लगाया है जिसमें फूल आ गए हैं, और फूल ना डेली निकलते हैं हर पौधे में, बट ना हम तोड़ के भगवान जी को चढ़ा देते हैं। तो सुबह तोड़ लिए थे, चढ़ा दिए थे। उसके बाद फिर मैंने बाहर कपड़े सुखाए, आज धूप निकल आई थी, वरना मौसम ऐसा रहता है कि कुछ पता नहीं कि कब बारिश आ जाए। कल भी काफ़ी तेज़ बारिश आई थी बाद में, और आज तो क्योंकि राधा अष्टमी है तो आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है, जब से आज तो सुबह से ही मौसम हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। उसके बाद फिर हनु खाना खाने के लिए आ गया था, और हनु के पापा भी, तो मैंने फिर फटाफट पराठे बना दिए थे इसके। और हनु को ना इसके पराठे नमकीन से बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को अचार से पसंद हैं, और मुझे तो दही से भी पसंद है, और मुझे तो मसाले की मूंगफली से भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब कुछ भी हो ऐसा, अचार से भी पसंद है मुझे इसके पराठे, कैसे भी खा लेती हूँ मैं तो, जैसे भी अवेलेबल हो, चटनी से, गोले की चटनी से, हरी चटनी से, सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों को ऐसे वाले पराठे कैसे पसंद हैं ज़रूर बताना। बहुत टेस्टी एकदम खस्ता पराठे बनते हैं, और गर्म पराठे खाने में तो इतना आनंद आता है मुझको, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद ना मैंने 1 चम्मच चूना दही में डाल लिया था, अपने दही में भी और हनु के दही में भी। तो आज मैंने मुँह में नहीं लिया